2021 में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन को नेशनलिस्ट मूवमेंट पार्टी से एक तोहफा मिला जो तुर्किक दुनिया का नक्शा था। इसमें मध्य एशिया, काकेशस और खास तौर पर दक्षिणी रूस के बड़े हिस्से के साथ साथ चीन और बाल्कन के क्षेत्र शामिल थे। इसका मतलब था कि यही तुर्किक दुनिया है जो यूरेशिया में फैले विविध जातीय समूहों का नाम है और तुर्की इसका स्वाभाविक केंद्र है। जनता के आक्रोश की जगह क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने इस नक्शे की सटीकता नकारते हुए कहा कि तुर्किक दुनिया का असली केंद्र दरअसल अल्ताई क्षेत्र है जो रूस की सीमाओं के भीतर है। क्रेमलिन के लिए यह सिर्फ कूटनीतिक चुभन थी और तुर्की के लिए राजनीतिक दिखावा, न कि कोई भू राजनीतिक कदम। लेकिन आज के समय में आ जाए तो मॉस्को का माहौल काफी बदल गया है। ये नक्शा क्रेमलिन और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए एक और संकेत है कि रूस की मध्य एशिया पर पकड़ ढीली पड़ रही है और तुर्की उस खाली जगह को भरने के लिए तैयार है। 2025 में प्रकाशित एक मोनोग्राफ में जिसका शीर्षक है पैन तुर्किज्म की मिथक कथाएं और 21वीं सदी में रूस और यूरेशिया की सुरक्षा, विशेषज्ञों की एक टीम ने चेतावनी दी है कि मध्य एशिया में तुर्किक पहचान का बढ़ना न केवल क्षेत्र में रूसी प्रभाव के लिए बल्कि खुद रूस की क्षेत्रीय अखंडता के लिए भी एक अस्तित्वगत खतरा बन सकता है। रूसी अंतर्राष्ट्रीय मामलों की परिषद ने अप्रैल 2026 में प्रकाशित विश्लेषण में तुर्की की पैन तुर्की नीति के विस्तार की चेतावनी दी। ये लहजे में बड़ा बदलाव है जो दिखाता है कि मध्य एशिया में कुछ असली हो रहा है जिसे मॉस्को ने दशकों तक रोकने की कोशिश की। हालात समझने के लिए आपको इस क्षेत्र को खुद समझना होगा। मध्य एशिया में 5 पूर्व सोवियत गणराज्य शामिल हैं: कजाकिस्तान, किर्गिजस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये सभी मिलकर लगभग 78 मिलियन लोगों का घर है। सबसे अहम ये है कि इनके पास तेल, गैस और दुर्लभ खनिजों का बड़ा भंडार है जो वैश्विक तेल और गैस भंडार का 5% से ज्यादा है। ये प्राचीन सिल्क रोड मार्गों के किनारे हैं जो अब पाइपलाइनों और रेल गलियारों से पश्चिम को पूर्व से जोड़ते हैं। असल में 1904 और 1919 में ही ब्रिटिश भूगोलवेत्ता हेल्फोर्ड मैकिंडर ने कहा था कि जो भी इस क्षेत्र को नियंत्रित करेगा वही विश्व शक्ति की चाबी अपने पास रखेगा। इस सिद्धांत को पूरी तरह मानना जरूरी नहीं, लेकिन समझना आसान है कि धरती की बड़ी ताकतों की यहाँ की घटनाओं में पहले से दिलचस्पी रही है। 20वीं सदी की शुरुआत में सोवियत संघ इस क्षेत्र के अधिकांश हिस्से का वास्तविक नियंत्रक था और वह एक प्रमुख विश्व शक्ति थी। आज रूस, चीन, अमेरिका, यूरोपीय संघ, ईरान और तुर्की पिछले 30 वर्षों से इस क्षेत्र में प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। अब मुख्य फर्क यह है कि रूस का प्रभाव धीरे धीरे घट रहा है। 1991 में सोवियत संघ टूटने के बाद मॉस्को ने इस क्षेत्र को संस्थाओं और दबाव से नियंत्रित रखा। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स ने कई अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ा, जबकि सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन CSTO को इन्हें सैन्य रूप से जोड़े रखने वाली कड़ी माना जाता था। मॉस्को ने 5 गणराज्यों में से कई के साथ द्विपक्षीय रक्षा संधियां की, क्षेत्र के कुछ हिस्सों में महत्वपूर्ण सीमाओं पर रूसी सैनिक तैनात किए और उन पाइपलाइन मार्गों पर नियंत्रण रखा जिनके जरिए मध्य एशिया का तेल और गैस दुनिया तक पहुंचता था। जब भी इन देशों में से कोई भी उसकी बात से हट गया तो क्रेमलिन ने बिना हिचकिचाए फंदा और कस दिया। मॉस्को ने कथित तौर पर कजाकिस्तान के उन भंडारों में 20 से 40% हिस्सेदारी की मांग की जो अभी खोज के चरण में थे। मई से अगस्त तक कजाकिस्तान से तेल निर्यात लगभग पूरी तरह से निलंबित कर दिया और साथ ही तुर्कमेनिस्तान पर गैस राजस्व को लेकर दबाव डाला। यह क्षेत्र लगातार रूस की रुचि का केंद्र रहा, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि इसकी अर्थव्यवस्थाएं, व्यापार, ऊर्जा अवसंरचना और वहां काम करने वाले लाखों मध्य एशियाई प्रवासी श्रमिकों द्वारा भेजी गई रेमिटेंस के माध्यम से रूस से गहराई से जुड़ी रहीं और लंबे समय तक यह तरीका काम करता रहा। मध्य एशियाई नेता आर्थिक रूप से मॉस्को पर निर्भर, सैन्य रूप से रूसी सुरक्षा पर निर्भर और सांस्कृतिक रूप से सोवियत शासन के 7 दशकों की छाप अब भी उन पर थी। रूसी भाषा अभी भी अंतर क्षेत्रीय संवाद की मुख्य भाषा है। 1930 के दशक के अंत में स्टालिन ने सिरिलिक लिपि थोपी, जिससे मध्य एशियाई लोग
अपनी पूर्व सोवियत साहित्यिक विरासत और तुर्की से कट गए। यह लिपि अब भी क्षेत्र में उपयोग होती है। असल में 5 में से 4 गणराज्यों में रहने वाले लोग उज़्बेक, कज़ाक, किर्गिज और तुर्कमेन सोवियत संघ के बनने से बहुत पहले ही साझा पूर्वज, धर्म और भाषाई संबंध रखते थे और अल्पसंख्यक पूरे क्षेत्र में फैले हुए थे। हालांकि ये पहचानें सोवियतों द्वारा नहीं बनाई गई थी, लेकिन मॉस्को ने सोवियत काल के दौरान इन्हें औपचारिक रूप से अलग अलग गणराज्यों में सख्ती से बांट दिया, जिससे पहले से मौजूद सांस्कृतिक और जनसांख्यिकीय संबंधों को अक्सर काट दिया गया। मूल रूप से मध्य एशिया को टुकड़ों में बांटकर रूस ने उसे अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल दिया। अब 21वीं सदी में आ जाइए और रूस के यूक्रेन पर आक्रमण को देखिए। मध्य एशियाई नेताओं ने 2014 में रूस द्वारा क्रीमिया पर कब्जा देखा, जिसकी नाटो सदस्य तुर्की ने आलोचना की थी। 2022 में पूर्ण पैमाने पर युद्ध शुरू हुआ। तब तुर्की दुनिया ने सोचना शुरू किया कि अगला कौन हो सकता है। परिणाम कुछ भी हो। कुछ नेताओं ने मॉस्को के साथ अपने मौजूदा समझौतों से जितना संभव हो सके हासिल करने की कोशिश करने के बावजूद यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता का खुलकर समर्थन दोहराया। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति तोकायेव ने रूसी धरती पर कहा कि वो यूक्रेन के उन अलगाववादी क्षेत्रों को मान्यता नहीं देंगे जिन्हें रूस अपने में शामिल कर रहा था। ऐसा बयान 1 दशक पहले सोचना भी मुश्किल था। रूस के नाटो जैसे संगठन CSTO ने शायद अपनी विश्वसनीयता और खो दी। 2023 में अजरबैजान ने नागोर्नो कराबाख में आर्मेनियाई ठिकानों पर हमला किया, लेकिन रूस ने अपने सहयोगी आर्मेनिया की रक्षा के लिए कुछ नहीं किया। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने 2024 में संगठन छोड़ने की प्रक्रिया शुरू की और 2026 तक देश ने गठबंधन को वित्त पोषित करना और सदस्य होने का दावा बंद कर दिया। उस समय रूस यूक्रेन में गहराई से उलझा हुआ था, क्योंकि उसने अपनी अधिकांश युद्ध के लिए तैयार जमीनी सेनाएं युद्ध में झोंक दी थी और फिर भी कोई महत्वपूर्ण सफलता हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहा था, जिससे आर्मेनिया की मदद करने की उसकी क्षमता सैद्धांतिक रूप से भी बहुत सीमित हो गई थी। रूस की सैन्य वापसी की इस पृष्ठभूमि में कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान ने सिरिलिक वर्णमाला से हटकर लैटिन आधारित लिपियों की ओर बदलाव जारी रखा है, जबकि किर्गिस्तान में भी इसी तरह के बदलाव को लेकर बहसें बढ़ गई हैं। ये देश शहरों और महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थानों के नाम बदल रहे हैं ताकि सोवियत युग के रूसी नामों को हटाया जा सके, और ये सभी 4 तुर्किक देश खुद को तुर्किक दुनिया का हिस्सा मानने लगे हैं, जो इस्तांबुल से लेकर चीन तक तुर्किक राज्यों के संगठन के माध्यम से फैली हुई है। यही हमें पैन तुर्कवाद के विचार तक ले आता है, यानी तुर्किक दुनिया का राजनीतिक एकीकरण या कम से कम समन्वय। 19वीं सदी के अंत में रूसी साम्राज्य में तुर्किक बुद्धिजीवी और उस्मानी विचारक अपने सांस्कृतिक मूल के लिए मध्य एशिया की ओर देखने लगे। ये एक शक्तिशाली विचार था जिसे दबाने के लिए सोवियत संघ ने बहुत प्रयास किए। इसी कारण पूरे देशों, भाषाओं का विखंडन और नाम बदलना और विदेशी लिपियों को थोपना हुआ। तुर्किस्तान शब्द, जो क्षेत्र का पारंपरिक नाम था, सोवियत दस्तावेजों में प्रतिबंधित कर उसकी जगह सोवियत मध्य एशिया इस्तेमाल किया गया, क्योंकि उसमें पैन तुर्किक संबंध थे। सोवियत संघ के पतन के बाद तुर्की का मध्य एशिया के साथ फिर से जुड़ाव शुरू हुआ। राष्ट्रपति तुर्गुत ओजाल ने मध्य एशियाई गणराज्यों की स्वतंत्रता सबसे पहले मान्यता दी और तुर्की को वहां बेधड़ झोंक दिया। सोवियत संघ के पतन के बाद तुर्की ने कजाकिस्तान के तुर्किस्तान में कजाक तुर्की अहमेद यासावी विश्वविद्यालय, किर्गिस्तान के बिश्केक में किर्गिज तुर्की मानास विश्वविद्यालय और तुर्कमेनिस्तान के अशगाबाद में अंतर्राष्ट्रीय तुर्कमेन तुर्की विश्वविद्यालय स्थापित किए। तुर्की ने 1992 से 2003 के बीच मध्य एशिया और काकेशस में $3.8 अरब से अधिक निवेश किया, जो मुद्रास्फीति के हिसाब से आज लगभग $7 अरब के बराबर है। स्वतंत्रता के पहले ही वर्ष में 1170 से अधिक राजनयिक प्रतिनिधिमंडलों ने तुर्किक गणराज्यों का दौरा किया। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक ओजाल ने 1993 में सभी तुर्किक गणराज्यों की यात्रा के बाद खुद को इतना थका लिया कि उनकी मृत्यु हो गई। पहली कोशिश के बाद रूस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और आर्थिक ताकत से नए गणराज्यों को अंतर्राष्ट्रीय सहायता से रोक दिया। 1990 के दशक के मध्य में तुर्की की आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता के कारण मध्य एशिया के लिए संसाधन घट गए। मध्य एशियाई नेताओं ने, जो हाल ही में एक महाशक्ति से निकले थे,
खुद को फिर से अधीन करने की जल्दी नहीं दिखाई। 2002 में एर्दोआन की एके पार्टी के सत्ता में आने के बाद तुर्की ने व्यापक भूमध्य सागरीय संदर्भ में खुद को क्षेत्रीय शक्ति बनाने की कोशिश की, जिससे विदेश नीति मध्य पूर्व की ओर बढ़ी और मध्य एशिया की प्राथमिकता घट गई। 1992 में तुर्की की लगभग सारी सहायता मध्य एशिया को गई थी। 2005 में तुर्की की 55% परियोजनाएं काकेशस और मध्य एशियाई देशों में चलाई गई थी। ये 2010 में घटकर 36% रह गई। ताजिकिस्तान को दी गई सहायता लगभग $650 मिलियन के शिखर पर पहुंच गई थी, लेकिन बाद में ये घटकर प्रति वर्ष सिर्फ $5 मिलियन रह गई। तुर्की ने वहां से पूरी तरह कभी नहीं गया, बल्कि सीधे वित्त देने के बजाय ऐसी संस्थाएं बनाई जिन्होंने धीरे धीरे तुर्की देशों की भावना को अपनी ओर मोड़ा। तुर्की भाषी देशों की सहयोग परिषद 2009 में स्थापित की गई थी और बाद में ये तुर्किक राज्यों का संगठन बन गई। तुर्की राज्य प्रसारक टीआरटी ने 2009 में टीआरटी आवाज शुरू किया, जो अजरबैजानी, कजाख, किर्गिज, तुर्कमेन और उज़्बेक भाषाओं में प्रसारण करता है और तुर्की की खबरें और घटनाक्रम सीधे मध्य एशियाई घरों तक पहुंचाता है। तुर्की और इस क्षेत्र के बीच व्यापार 2002 में $838 मिलियन से बढ़कर 2021 में $9.5 बिलियन हो गया और लगभग 4000 तुर्की कंपनियां इन 5 देशों में काम कर रही थी। फिर आया 2020 और सब कुछ तेजी से बढ़ गया। यूक्रेन में युद्ध, सीएसटीओ का विघटन और आर्मेनिया अजरबैजान संघर्ष, अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी, इन सब ने मध्य एशिया की दक्षिणी सीमा पर सुरक्षा का शून्य पैदा कर दिया, जबकि पूरे एशिया में चीन का आर्थिक दबदबा भी बढ़ रहा था। इन घटनाओं ने मध्य एशियाई देशों को तीसरा विकल्प खोजने पर मजबूर किया और तुर्की इसी मौके के लिए खुद को तैयार कर रहा था। सहयोग परिषद का नाम 2021 में बदलकर तुर्किक राज्यों का संगठन कर दिया गया, जो साफ तौर पर देश की महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। 2020 और 2021 में संगठन ने तुर्किक विश्व विजन 2040 अपनाया, जो यूरोपीय संघ के एकीकरण पर आधारित रोडमैप है, जिसमें एक साझा बाजार, एक साझा वर्णमाला, साझा संस्थागत ढांचे और गहरी राजनीतिक व सुरक्षा समन्वय के लक्ष्य शामिल हैं। गुट के व्यापार आंकड़े दिखाते हैं कि चीजें कितनी तेजी से बदल रही है। सदस्य देशों के बीच व्यापार 2022 में $33 अरब से बढ़कर 2023 में $42 अरब हो गया, जो एक ही साल में 27% की छलांग है। तुर्की का क्षेत्र के साथ द्विपक्षीय व्यापार 2023 में लगभग $13 अरब तक पहुंच गया। कजाखस्तान और तुर्की ने 2023 में $6.3 अरब के पुष्ट आंकड़े से बढ़ाकर 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $10 अरब तक ले जाने पर सहमति जताई है। अजरबैजान का इस क्षेत्रीय गठजोड़ में शामिल होना भी रणनीतिक रूप से अहम है। तुर्की ने नागोर्नो कराबाख संघर्ष में अजरबैजान का सैन्य और राजनीतिक समर्थन किया और अजरबैजान की जीत ने तुर्की की विश्वसनीय सुरक्षा साझेदार की छवि मजबूत कर दी। अब अजरबैजान मध्य एशियाई परामर्शी ढांचे में शामिल होकर 5 मध्य एशियाई देशों और तुर्की के बीच भौगोलिक व राजनीतिक पुल बन सकता है। तुर्कमेनिस्तान भी ओटीएस की पूर्ण सदस्यता पर विचार कर रहा है, जिससे तुर्की गुट पूरा होगा, लेकिन यह राजनीति से जुड़ा है। रूस अब मध्य एशिया में सबसे प्रभावशाली शक्ति बनने की दौड़ में नहीं है। इसका मुख्य कारण उसकी सैन्य शक्ति की कमी है। लेकिन उससे पहले पक्का कर ले कि आपने द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब किया है। हम दुनिया भर की ताज़ा घटनाओं और बड़े भू राजनीतिक बदलावों पर रोज वीडियो डालते हैं। अब मध्य एशिया की सैन्य ताकत पर लौटते हैं। अधिकतर सेनाएं सोवियत हथियारों से लैस थी। बाद में रूस ने समर्थन और प्रशिक्षण दिया और सब कुछ रूसी सैन्य सिद्धांतों पर आधारित था। लंबे समय तक जब किसी देश को सैन्य सहायता चाहिए होती थी, रूस सैनिक भेजता था। 2022 में रूस ने कजाकिस्तान में जनवरी में ईंधन कीमतों पर हुए उपद्रव के दौरान शांति सेना भेजी थी, लेकिन रूस यूक्रेन में 4 साल की जंग के दौरान कोई ठोस प्रगति करने में नाकाम रहा है, जिससे कई लोगों को इस बात पर शक होने लगा है कि आधुनिक युद्ध के संदर्भ में रूसी सेना असल में क्या हासिल कर सकती है। और दूसरी तरफ आपके पास तुर्की है। तुर्की के बायरक्तर TB2 ड्रोन ने लीबिया, सीरिया
और 2020 के नागोर्नो कराबाख युद्ध में अपनी पहचान बनाई, जहां इसने अर्मेनियाई बख्तरबंद गाड़ियों और वायु रक्षा प्रणालियों को तबाह किया। यूक्रेन ने खुद इस ड्रोन का 2022 से बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया है और कई स्रोतों का कहना है कि युद्ध के शुरुआती कुछ महीनों में जब तक यूक्रेन ने अपनी खुद की ड्रोन इंडस्ट्री विकसित नहीं कर ली थी, तब तक ये ड्रोन उसके लिए एक अहम जीवन रेखा साबित हुआ। 2023 तक अधिकतर मध्य एशियाई देशों ने तुर्की के ड्रोन खरीदे, जबकि ताजिकिस्तान ने ईरानी ड्रोन तकनीक चुनी। कजाकिस्तान ने तुर्की के बैराक्तर ड्रोन को अपने देश में लाइसेंस के तहत बनाने का समझौता किया है, यानी वो अब तुर्की की सैन्य तकनीक खुद बना रहा है। किर्गिजिस्तान ने रूस समर्थक हितों से समर्थित ताजिक बलों के दबाव का सामना करने के बाद अपने ड्रोन अधिग्रहण को तेज कर दिया और तुर्की में एक ऐसा सुरक्षा साझेदार देखा जो वास्तव में मदद करता है। यहाँ तक कि तुर्कमेनिस्तान, जिसने दशकों से सख्त आधिकारिक तटस्थता बनाए रखी है, उसने भी चुपचाप तुर्की प्रणालियां जोड़कर अपने शस्त्रागार का विस्तार किया है। उज्बेकिस्तान ने 2023 में खरीद की और 2022 में तुर्की के साथ एक व्यापक सैन्य सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें खुफिया साझाकरण, संयुक्त लॉजिस्टिक्स, रक्षा उद्योग सहयोग और सैन्य शिक्षा शामिल है। इसे 2026 में पूर्ण सैन्य सहयोग समझौते में बदल दिया गया। तुर्की जानबूझकर संबंधों को द्विपक्षीय रखता है, औपचारिक गुट नहीं बनाता, क्योंकि तुर्की भाषी देश सैन्य गुट का विरोध कर सकते हैं। ये सोवियत संघ जैसा है, जिससे भविष्य में सहयोग के लिए लोकप्रियता बढ़ती है। रूस की अर्मेनिया में निष्क्रियता, सीरिया से पीछे हटना और CSTO की स्थिति देखकर अब कुछ तुर्की भाषी देशों को नहीं लगता कि रूस उनके साथ है। कजाकिस्तान, जो CSTO का सबसे बड़ा गैर रूसी सदस्य है, के लिए सर्वेक्षणों में मौजूदा गठबंधन के लिए देश के भीतर समर्थन कम दिखा है। इस देश ने रूस पर पूरी तरह निर्भर न रहने के लिए तुर्की और चीन दोनों को व्यापार और सहयोग से खुश किया है। कजाकिस्तान बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुख्य हिस्सा बनकर चीन के प्रभाव को पश्चिम तक बढ़ा रहा है। एक महत्वपूर्ण आर्थिक और संसाधन पहलू है जो इस क्षेत्र के तेल और गैस भंडार पर ध्यान केंद्रित करता है। रूस काफी समय से उन पाइपलाइनों को नियंत्रित करता आया है जिनके जरिए मध्य एशिया का तेल और गैस यूरोपीय बाजारों तक पहुंचते हैं, और यही नियंत्रण लगाम की तरह काम करता रहा है। यूक्रेन पर हमले के बाद मॉस्को ने 2022 में कम से कम 4 बार कजाकिस्तान के तेल निर्यात को रूसी काला सागर बंदरगाह से रोका, जिससे दिखता है कि वह जब चाहे नियंत्रण कर सकता है। तुर्की उस लगाम को काटने के लिए सक्रिय रूप से बुनियादी ढांचा तैयार कर रहा है, जिसका परिणाम है मिडल कॉरिडोर, जो एक रेल और समुद्री मार्ग है जो चीन से कजाकिस्तान होते हुए कैस्पियन सागर पार कर अजरबैजान और जॉर्जिया से होते हुए तुर्की में प्रवेश करता है और फिर पश्चिम की ओर यूरोप तक जाता है। यह कॉरिडोर, जिसमें पहले रूसी उत्तरी मार्ग की तुलना में 1% से भी कम ट्रैफिक था, उसमें 2022 में माल ढुलाई की मात्रा 33% बढ़ी, फिर 2023 में 89% और 2024 में फिर से 70% की वृद्धि हुई। शिपर्स ने रूस से दूर मार्ग बदलना शुरू किया। वर्ल्ड बैंक के अनुसार सही लॉजिस्टिक्स सुधारों से इस कॉरिडोर की माल ढुलाई 2030 तक 3 गुना बढ़कर 1.1 करोड़ टन हो सकती है। यूरोपीय संघ, एशियाई विकास बैंक और कई द्विपक्षीय साझेदारों ने इस परियोजना के विकास के लिए प्रतिबद्धता जताई है। तुर्की इस कॉरिडोर के पश्चिमी छोर पर होने से उसे बड़ा भौगोलिक लाभ मिलता है। प्राकृतिक गैस के लिए तुर्की ट्रांस कास्पियन पाइपलाइन पर काम कर रहा है, जो तुर्कमेन गैस को कैस्पियन सागर के नीचे से दक्षिणी गैस कॉरिडोर और तुर्की के जरिए यूरोपीय बाजारों तक पहुंचाएगी। ये परियोजना 1997 से सक्रिय रूप से विकसित की जा रही है और हर बार रूस और ईरान द्वारा रोक दी गई है, क्योंकि अगर तुर्कमेन गैस उनके क्षेत्र से गुजरे बिना यूरोप पहुंचती है तो दोनों को नुकसान होगा। 2024 में तुर्की और तुर्कमेनिस्तान ने प्राकृतिक गैस के हस्तांतरण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जो इस पाइपलाइन को वास्तविकता बनाने की दिशा में पहला कदम है। तुर्कमेनिस्तान, जिसके पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा सिद्ध प्राकृतिक गैस भंडार है और जो खरीदार के तौर पर लगभग पूरी तरह चीन पर निर्भर रहा है, के पास विविधता लाने के लिए मजबूत प्रोत्साहन है। अगर ट्रांसकास्पियन पाइपलाइन कभी बनती है तो ये दशकों में मध्य एशिया और यूरोप
दोनों पर रूसी ऊर्जा प्रभाव के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। और इस सब का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जिससे रूस चिंतित है वह यह है कि पैन तुर्किज्म की अवधारणा उसी आधार पर बनाई गई है जिस पर पैन स्लाविज्म की गई थी। लगभग वही विचार जिसे रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल किया था। तुर्किक देश सांस्कृतिक रूप से तुर्की के करीब है, हालांकि उन पर सोवियत प्रभाव रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच उसी तरह की कड़ी की बात करते हुए इस कड़ी से इनकार करना पाखंड होगा। कुछ रूसी विश्लेषकों ने पैन तुर्किज्म को एक नाटो साजिश के रूप में प्रस्तुत करना शुरू कर दिया है और दावा किया है कि यह एक सुनियोजित पश्चिमी अभियान है जिसका उद्देश्य रूस को दक्षिण से कमजोर करना है। ये नजरिया तुर्की की नाटो सदस्यता और यूक्रेन युद्ध के दौरान मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन लागू करने के फैसले से जुड़ा है, जिससे जलडमरू मध्य से अतिरिक्त युद्धपोतों की आवाजाही रुकी और काला सागर में रूस की स्थिति जटिल हो गई। तुर्की वहीं से शुरू नहीं कर रहा जहां रूस ने छोड़ा था। तुर्की की 5 मध्य एशियाई देशों में से किसी से भी सीमा नहीं लगती, जबकि रूस और चीन की लगती है। भौगोलिक स्थिति से व्यापार, बुनियादी ढांचे और सैन्य पहुंच में कुछ ऐसे फायदे मिलते हैं जिन्हें कूटनीति और ड्रोन बिक्री संतुलित नहीं कर सकते। चीन का इस क्षेत्र से 89.3 अरब डॉलर का व्यापार है। यूरोपीय संघ 74.65 अरब डॉलर का व्यापार करता है और रूस खुद भी लगभग 40 अरब डॉलर का व्यापार करता है। तुर्की की अपनी भू राजनीतिक संतुलन साधने की मजबूरी हालात को और जटिल बना देती है। एर्दोगान ने यूक्रेन युद्ध के समय पुतिन से संबंध बनाए रखे क्योंकि तुर्की ने रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों में शामिल होने से इनकार किया। रूस को काला सागर में पूरी तरह रोकने के बजाय उसने काला सागर अनाज पहल की मध्यस्थता की। ये रूस से गैस खरीदना जारी रखता है और आर्थिक संबंध बनाए रखता है, जिससे अंकारा मॉस्को के प्रभाव क्षेत्र में कितनी खुलकर टकराव कर सकता है उस पर भी सीमाएं लग जाती है। तुर्की की नाटो सदस्यता का अर्थ है कि उसे गठबंधन की सामूहिक रक्षा की मांग का पालन करना पड़ेगा। मध्य एशियाई देश रूस चीन की तुलना में तुर्की को नहीं चुन रहे, बल्कि तुर्की को अपने दशकों पुराने संतुलन में शामिल कर रहे हैं। यूक्रेनी क्षेत्रीय अखंडता की पुष्टि करने वाले कजाक राष्ट्रपति पुतिन की विजय दिवस परेड में मॉस्को जाएंगे। वास्तव में नया जो है वह है रुझान की दिशा, लैटिन वर्णमाला, नए नाम वाले शहर, साझा इतिहास की पाठ्यपुस्तकें, ड्रोन की खरीदारी और वे व्यापार गलियारे जो रूस के बजाय उसके चारों ओर बनाए जा रहे हैं। ये सब धीरे धीरे ऐसी बुनियादी ढांचा तैयार कर रहे हैं जिससे इन देशों को रूस पर अपनी निर्भरता धीरे धीरे कम करने में मदद मिल रही है। तुर्किक राज्यों का संगठन यूरोपीय संघ या ब्रिक्स जैसा नहीं है, लेकिन यह एक कामकाजी संस्था है जिसमें असली व्यापार, सैन्य सहयोग और दीर्घकालिक एकीकरण का रोडमैप है जिसे लागू किया जा रहा है। तुर्की भी वो चीज है जो रूस वास्तव में कभी नहीं बन सकता, एक आर्थिक साझेदार जिसका साझा इतिहास और भाषा के जरिए इस क्षेत्र से सांस्कृतिक संबंध है। नाटो की दूसरी सबसे बड़ी सेना भी है और 2026 में शीर्ष 10 में गिनी जाती है। सबसे गहरी विडंबना यह है कि पुतिन ने यूक्रेन पर अपना आक्रमण कम से कम आंशिक रूप से सोवियत संघ के बाद के क्षेत्र पर रूसी प्रभुत्व को फिर से स्थापित करने और मॉस्को के प्रभाव क्षेत्र के और क्षरण को रोकने के लिए शुरू किया था। इसके बजाय इस युद्ध ने पिछले 30 वर्षों में किसी भी अन्य एकल घटना की तुलना में मध्य एशिया के रूस से दूर होने की प्रक्रिया को और तेज कर दिया है। इसने तुर्की को एक मौका दिया जिसे अंकारा ने बहुत तेजी और प्रभावी ढंग से फायदा उठाया है, और जब इसे चीन के बड़े क्षेत्रीय खिलाड़ी बनने के साथ जोड़ा जाए तो रूस की मध्य एशिया पर पकड़ तेजी से कमजोर हो रही है। भू राजनीतिक लक्ष्यों से अलग तुर्की ने सैन्य शक्ति में काफी प्रगति की है और उसकी बड़ी युद्ध योजनाएं हैं। और अधिक जानने के लिए इस वीडियो को जरूर देखें और द मिलिट्री शो से भू राजनीति और युद्ध से जुड़ी ताज़ा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें।